गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग एक नया टॉपिक को आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो ऑफलाइन कोचिंग वगैरह होते हैं उसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को 2 से 4 क्लास के अंदर ही पूरा खत्म कर दिया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसका डिटेल लेक्चर लगभग 25 से 26 लेक्चर आने वाला है, हो सकता है 30 लेक्चर भी मे भी हो जाए, जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कितने चैप्टर हैं और कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है उन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ साथ पूरा कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे और जेई मेन जेई एडवांस सारे तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए भी जो हम लोग कुछ बातें करेंगे कि कौन सा यहाँ पे टॉपिक तुम्हारे लिए सफिशियंट है, क्योंकि देखो नीट का हो चाहे जेई का सिलेबस हो, अगर उनका देखा जाए तो दोनों के अंदर जो होते हैं ना वो थियोरेटिकल कंसेप्ट तो सेम ही रहता है। बस वही होता है कि जो जेई का एग्जाम होता है उसके अंदर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाता है क्योंकि बाय कैलकुलेशन पर्पज से। बाद बाकी जो नीट का पेपर होता है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजियर रहता है, लेकिन कंसेप्ट तो इस्तेमाल उसमें भी अच्छा खासा ही होता है। तो हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि अगर देखा जाए तो 11th के अंदर जो टॉपिक होता है पहला पार्ट होता है मैकेनिक्स होता है, और मैकेनिक्स हर कोचिंग के अंदर अच्छे खासे डिटेल में पढ़ाया जाता है और उस पर तुम लोग क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा करते ही हो। लेकिन जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है वो लास्ट में पढ़ाते हैं, इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक को स्किप भी किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे कोई टॉपिक स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं और उन सारे चैप्टर्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे भी। और हो सके तो तुम किसी अच्छे रेफरेंस बुक, चाहे एससीबी बुक हो चाहे डीसी पांडे हो, उनको भी तुम उठाकर देखना। सारा कंसेप्ट हम तुमको डिटेल में बताएंगे भी और उसके ऊपर न्यूमेरिकल तुम उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लेकर के आएंगे जिसको कवर करते भी जाएंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस कंसेप्ट को समझने के लिए जो न्यूमेरिकल हो सकता है पॉसिबल उसको हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कितने टॉपिक्स हैं। क्या है? टॉपिक्स तो नहीं बल्कि समझो चैप्टर ही होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आगे चल करके इसी को हम लोग थर्मल फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर जो बच्चा इंजीनियरिंग करेगा तो उसको यहाँ पे जो है सो एक थर्मल फिजिक्स करके टॉपिक भी पढ़ना पड़ता है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अभी हम लोग 11th-12th में सिर्फ यही पढ़ेंगे, खास करके 11th के अंदर ही है। तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन जो है ना 9th क्लास के अंदर भी दिया जाता है। अगर तुम पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है, इसके अंदर जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनको एक एक करके हम लोग लिखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देख लें इसके अंदर तो थर्मल एक्सपेंशन होता है, जिसका क्लास फर्स्ट क्लास ही आज होने वाला है, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन तो बहुत जल्दी ही खत्म कर लेंगे, लेकिन जो थर्मल एक्सपेंस होगा उसका हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर भी कवर कर लेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और उस पर कुछ लीनियर एक्सपेंशन करके तुम देखा भी होगा टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल मतलब हीट होता है, एक्सपेंशन मतलब कोई भी चीज को एक्सपेंड होना होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन सबसे पहले क्या है? थर्मल एक्सपेंशन है। उसके बाद अगर देख लें तो एक आता है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री इसके अंदर जनरली मेजरमेंट ऑफ हम लोग हीट ही करते हैं, कैलोरीमेट्री। और इसके बाद एक टॉपिक आने वाला है जिसको तुम लोग खास करके तुम लोग 11th में जो हो वो केमिस्ट्री भी पढ़ता होगा, अगर साइंस रखे हो तो केमिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा। तो केमिस्ट्री के अंदर भी एक टॉपिक आता है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KTG भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? KTG, के फॉर काइनेटिक, टी फॉर थ्योरी, जी फॉर गैसेज हो गया। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हो गया। उसके बाद फोर्थ चैप्टर देखेंगे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बाद, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स को बिना इस चैप्टर को पढ़े पॉसिबल है ही नहीं। थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स 11th के केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। अब हम यहाँ पे फिजिक्स के पर्पज से ही देखेंगे। फिजिक्स के पर्पज में अगर देखा जाए तो फर्स्ट लॉ जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ जो होता है उस पर ज़्यादा हम लोग इस पर बात नहीं करते। फर्स्ट लॉ जो होते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड होता है, उसको हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा कवर करते हैं।
उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक जो होता है हीट ट्रांसफर। अब बताओ 5 टॉपिक इसके अंदर है, समझो टॉपिक नहीं 5 चैप्टर है। इस 5 चैप्टर को अगर देखा जाए तो थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग 2 से 3 से 4 क्लास भी लग सकता है। और कैलोरीमेट्री को अगर देखेंगे तो इसको 2 लेक्चर में खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम 2 में नहीं बल्कि 4 में करेंगे। 4 में करने का पर्पस ये होगा कि हम हर कंसेप्ट पे अच्छा खासा क्वेश्चन कराएंगे। जब क्वेश्चन कराएंगे तो टाइम थोड़ा सा लेगा ही, मतलब लेंगे ही, इसलिए कि यहाँ पे अपने को टाइम का कोई प्रेशर नहीं है, खुल करके पढ़ेंगे, जितना मर्जी उतना क्वेश्चन करेंगे। और साथ साथ कैलोरीमेट्री के बाद हो जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो इसमें भी लगभग हम 2 से 3 लेक्चर ले लेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। जब तक इसको समझोगे नहीं तब तक तुमको थर्मोडायनामिक्स समझ में आने वाला नहीं है। उसके बाद हम लोग करेंगे हीट ट्रांसफर। अगर हीट ट्रांसफर देखें तो ये एक अलग टाइप का टॉपिक है। जनरली अगर करंट कोई बच्चा 9th-10th में अगर पढ़ा है, 10th क्लास के अंदर करंट होता है, अगर तुम 12th पढ़ने के बाद कभी कभी होता है कि तुम लोग 11th के अंदर तुम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को छोड़ देते हो, कहते हो कि लास्ट में कवर कर लेंगे। जो बच्चा अगर मान के चलो कि 12th दे दिया है और ड्रॉपर है, तो उसके लिए पता होगा कि हीट ट्रांसफर के अंदर जो होता है बिल्कुल वैसा ही प्रॉपर्टी होती है जो करंट के अंदर हम लोग बात करते हैं। जो बच्चा करंट पढ़ा है उसके लिए हीट ट्रांसफर बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन करने वाले हैं, इसको करेंगे एक एक करके, जिस तरह से यहाँ पे लिखे हैं ना वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। आज थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं, ये कुछ दिन में जब खत्म होगा उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री खत्म होने के बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद हीट ट्रांसफर। इस तरह से लगभग 1 महीना के अंदर टोटल देखो, अगर हम कोशिश तो करेंगे कि रेगुलर एक लेक्चर को यहाँ पे अपलोड करें, तो हो सके तुम लोग भी साथ साथ कवर करते भी जाओगे। अगर नहीं हो तो कभी कोई अल्टरनेट में भी आएगा। अगर तुम लेट से पढ़ रहे हो तो तुमको तो सब लेक्चर एक ही साथ मिल जाएगा। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन। देखो थर्मल एक्सपेंशन आखिर होता क्या, जैसे थर्मल वर्ड होता है हीट से रिलेटेड। अब हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे। लेकिन थर्मल एक्सपेंशन का सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं कि कभी कभार तुम देखते हो कि अगर तुम्हारा कोई जैसे कि बोतल है, बोतल के अंदर ढक्कन अगर वो स्टील का दिया हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसका लिड टाइट हो जाती है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अगर जब टाइट हो जाती है उसको थोड़ा सा गर्म कर दो, चाहे तो तुम आग पे जाके गर्म कर दो, चाहे तो तुम धूप में छोड़ दो। तो धूप में छोड़ने के बाद कुछ देर बाद देखोगे कि उसका लिड जो होती है, उसका ढक्कन जो होता है बड़ा आसानी से खुल जाता है। इसके पीछे का साइंस क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि जब थर्मल एक्सपेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं वही बात ये बताता है कि कोई भी मटेरियल जब हीट करते हैं तो उसके अंदर जो होते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाता है। कहने का मतलब है उसका साइज बढ़ जाता है, शेप में कोई चेंज नहीं आता है। शेप कहने का मतलब है कि अगर वो सर्कुलर है तो सर्कुलर ही रहेगा, लेकिन सर्कुलर ही शेप जो होता है उसका इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह का जो एक्सपेंशन होता है उसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, क्योंकि ये हीट के वजह से ही आया है। अब इसके पीछे का साइंस क्या है इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जनरली हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी मटेरियल को जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद उसके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो हीट करने के बाद उसका साइज बढ़ गया। जब साइज बढ़ जाता है तो वही ढक्कन जिसको खोलने के लिए, जैसे कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर देखेंगे तो उसको खोलना बड़ा टफ था, अगर उसको थोड़ा सा गर्म कर दिए, हीट प्रोड्यूस कर दिए, तो हीट मिलने की वजह से उसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया। जब साइज बड़ा हो गया है तो अब उसको खोलना बड़ा आसान हो गया है। तो इस तरह का एग्जाम्पल रियल लाइफ में भी देखा होगा तुम। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक होती है, तो रेलवे ट्रैक को तुम देखा होगा कि जब 2 ज्वाइनिंग होती है, रेलवे ट्रैक का 2 ज्वाइनिंग है, अगर इस तरह से एक ट्रैक है और इस तरफ ट्रैक है, तो बीच में अच्छा खासा गैप छोड़ा जाता है। इसका भी रीजन यहीं पे होता है कि गर्मी के दिनों में, जैसे कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर मान करके चलो कि 25 डिग्री है, अगर कभी कभार जानते ही रहते हो खास करके जो टेम्परेचर अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो गर्मी के दिनों में क्या होती है कि उसका टेम्परेचर 40 तक पहुंच गया। टेम्परेचर 40 तक पहुंच गया है तो अब हीट उसको ज़्यादा मिला, जैसे टेम्परेचर बढ़ना मतलब क्या, हीट उसको मिल गया है। जब हीट मिला है उनको तो उसकी वजह से उसका साइज एक्सपेंड करेगा। जब साइज एक्सपेंड करेगा तो वो अगर बीच में गैप नहीं छोड़ता, तो वो जो जैसे कि रेलवे का ट्रैक जैसे कि इस तरह से है, ये बीच में गैप छोड़ा, बीच में अगर गैप छोड़ा है तो अब ये इंक्रीज होकर के इस गैप को बढ़ेगा और थोड़ा इधर से ही बढ़ा। लेकिन अब ये कोई इसके अंदर जो है रेलवे ट्रैक में के अंदर जो इस तरह का कोई कर्व नहीं आया है। अगर मान के चलो कंटिन्यूअस ऐसे ही छोड़ देते, क्या करते हैं ऐसे ही छोड़ देते, तो ज्यादा एक्सपेंड होने की वजह से ये थोड़ा कुछ इस तरह का ट्रैक बन जाता, या तो ये बाहर निकल जाता या साइड में इस तरह से कुछ ऐसे हो जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे खतरा बहुत ज्यादा होता है ट्रेन को पलटने का, क्योंकि आए दिन सुनते रहते हो कि ट्रेन भी पलट जाता है। तो अब तो बहुत कम ही होती है।
तो ट्रेन न पलटे या उसका ट्रैक के अंदर किसी तरह का चेंजेज नहीं आए, इसलिए इसके अंदर अच्छा खासा गैप देता है। यही गैप का रीजन क्या है कि ये जो लेंथ इसका एल था, ये टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, मतलब हीट उसके अंदर सप्लाई जैसे हुआ है तो उसका लेंथ कुछ इंक्रीज कर गया है। अब लेंथ इंक्रीज कर गया है तो अगर बीच में जगह खाली है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जगह नहीं खाली है तो उसका शेप जो पहले स्ट्रेट लाइन था वो कुछ इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा होने की वजह से, क्योंकि गैप तो उसके पास है नहीं, गैप नहीं है तो वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, क्योंकि लेंथ तो इंक्रीज हुआ ही हुआ। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम देखो अगर इतना डिस्टेंस पे एक स्ट्रेट समझो कि रस्सी है और एक रस्सी ये है, कॉमन सेंस की बात है कि जो फर्स्ट वाला रस्सी है उसका लेंथ सेकंड वाले से कम है। अगर यही रस्सी का लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे और पॉइंट को हम फिक्स रखे रहेंगे तो रस्सी क्या हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, जिस तरह से हम लोग देखते हैं इस तरह से हुआ है। तो वैसे ही रेलवे ट्रैक में यहाँ पे खतरा आ सकता था, रेलवे ट्रैक बिगड़ जाता और ट्रेन एक्सीडेंट कर जाता। तो ये तो दो एग्जाम्पल हम तुमको रियल लाइफ से रिलेट करके के समझाए हैं। तो अब इसको हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल समझेंगे, कुछ कंसेप्चुअल बात को रखेंगे, क्योंकि जो रियल लाइफ में बातें होती उतनी आसान तो क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन आता है हम लोगों को थोड़ा सा फंसाने के लिए, ताकि हम लोग गलती करें और गलती करने के बाद एग्जाम से छट जाओ, क्योंकि एग्जाम का पर्पस तो यही होता है कि तुमको किस तरह से उलझा दे और तुमको बाहर कर दे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है, यहाँ पे बोलते हैं कि इसको समझो, डेफिनेशन ही हो गया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी तो हीट होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब उसके अंदर हीट ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर साइज ऑफ, क्या है, साइज बोलो या डायमेंशन बोलो, डायमेंशन ही बोल देते हैं, टेम्परेचर डायमेंशन। किसी बच्चे को लग रहा है कि सर डायमेंशन क्या है, तो लो तुमको लिख दिए साइज। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज, विल इंक्रीज, साइज इंक्रीज। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या ऑब्जेक्ट जो भी कहो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नॉन एज थर्मल एक्सपेंशन, नॉन एज थर्मल एक्सपेंशन। कितना आसान लैंग्वेज था। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या उसके अंदर हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का या मटेरियल का, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर है। जनरली अगर हम देखेंगे तो चाहे मटेरियल दो तीन तरह के हम लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो खास करके हम लोग लिक्विड के लिए जो होते, सॉरी गैसेस के लिए जो होते हैं वो थर्मोडायनामिक्स के अंदर बात पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अपना सॉलिड है और लिक्विड है, सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है। इतना नहीं कि बहुत ज्यादा, बहुत कम इंक्रीज होता है, स्लाइटली इंक्रीज करता है। सॉलिड लिक्विड थर्मल एक्सपेंशन में क्या बोल लेते हैं, सॉलिड लिक्विड का जो साइज होता है स्लाइटली इंक्रीज होते हैं, साइजेस स्लाइटली इंक्रीज, स्लाइटली इंक्रीज। सॉरी, एक मिनट ये गिर गया। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या सब बढ़ सकता है। तो अब यहाँ से बात करें ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए हैं तो उसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा, विथ ये भी इंक्रीज होगा।
उसके बाद देखें हाइट, तो ये भी इंक्रीज करेगा, हाइट भी इंक्रीज करेगा। अगर लेंथ विथ हाइट इंक्रीज किया है तो इसका एरिया भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि एरिया जो हम लोग करते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ एंड विथ का होता है, तो एरिया इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम, ये लेंथ विथ और हाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, तो वॉल्यूम भी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज करेगा। उसके बाद आता है डेंसिटी एंड डेंसिटी। अब इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट तुम लोग सोचो कि डेंसिटी क्या, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद डेंसिटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। ये जो भी हम टर्म लिखे हैं ना, लेंथ विथ और हाइट, ये समझो कि तीनों मिला के एक ही हुआ। उसके बाद एरिया जो इंक्रीज करता है, एरिया के अंदर जो एक्सपेंशन होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एरियल एक्सपेंशन, या इसी को दूसरा नाम है सुपरफिशियल। और जो वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये टोटल टर्म को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा तो उसको हम लोग लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज किए तो किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ा, विथ बढ़ा, उसका हाइट बढ़ा, और एरिया बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। लेकिन डेंसिटी जो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो होती है वो होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट का मास को तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास तो फिक्स रहता है। अगर ऑब्जेक्ट का मास फिक्स है, मास फिक्स है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब डेंसिटी को घटना पड़ेगा। जाहिर से देखो कि डेंसिटी में और वॉल्यूम में इनवर्स का रेशियो है, मतलब अगर इनको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे डेंसिटी जो होने वाला है अपना घटने वाला है। टेम्परेचर को इंक्रीज जब करेंगे तो डेंसिटी घट जाएगी। क्लियर है? इस बात को हम लोग समझाने के लिए बोले थे। तो अब देखो जनरली बात हम कर रहे हैं कि जैसे कि अगर ये किसी जनरल टेम्परेचर, अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर अपना 25 डिग्री जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट एल है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर टी है। अब इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं, टी की जगह पे टी प्लस डेल्टा टी कर देते हैं, तो इसका लेंथ भी बढ़ जाता है। जैसे कि एल है तो एल से डेल्टा एल हो गया। क्लियर है कि ये लेंथ जो डेल्टा एल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ये लेंथ इंक्रीज हुआ है। अब इसके इंक्रीज होने का साइंस क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। अब तक तो हम लोग देखे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका शेप साइज जो होता है वो, शेप नहीं बल्कि साइज ही, शेप तो एज इट इज वैसे ही रहता है। तो इसका साइज इंक्रीज कर गया, साइज इंक्रीज कर गया है, तो इसी प्रोसेस मतलब यही जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब इसके पीछे का रीजन क्या है इसको हम लोग समझते हैं, उसके लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री का हम लोग हेल्प लेंगे। तो केमिस्ट्री में तुम देखा होगा कि पोटेंशियल, जैसे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है ना, उसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का ग्राफ है, तो उसको हम लोग दिखाते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में अगर तुम देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो अभी देख लो। तो ग्राफ बिटवीन, ग्राफ ऑफ, ग्राफ देख रहे हैं किसका, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्सेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वर्सेस इंटर मोलिक्यूलर डिस्टेंस। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं। इंटरमोलिकुलर देखिए जी, हाँ ये वाला इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो इसका हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं। तो इसका ग्राफ जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होता है। रुको इसको पहले, अरे क्या, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, चलो एक मिनट। हम्म, चलो आने दो। तो इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफ ये किस तरह से होता है। जैसे मान करके चलो कि अगर लेटिस है, अगर लेटिस है तो लेटिस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं।
और ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में ऑसिलेट भी करता है। थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं, रुको 1 मिनट। हाँ, तो जैसे कि मान ले कि ये मॉलिक्यूल, इसको तुम साइज थोड़ा ज्यादा दिखा दिए हैं, और ये मॉलिक्यूल आपस में ऑसिलेट करते रहते हैं। जैसे मान लो कि इसमें स्प्रिंग फंसा दो इस तरह से, तो यहाँ भी मॉलिक्यूल है। रुको रुको 1 मिनट। वो 4 मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3, 3 ही रखो, 3 मॉलिक्यूल के लिए है इस तरह से कुछ। बस तुम देखो समझो कैसे कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में इंटर मोलिकुलर फोर्स से बंधे होते हैं, ये दूर नहीं जा सकते। देखो, आप इंटर मोलिकुलर फोर्स जो होते हैं उसको हम थोड़ा स्प्रिंग के वजह से, स्प्रिंग समझ करके उसको हम बनाते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि इसके बीच स्प्रिंग लगा रहेगा, अभी हम समझे कि ये मॉलिक्यूल जो होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल के बीच का अगर साइज देखोगे तो वो एंगस्ट्रम में होता है। वो एंगस्ट्रम के अंदर जो होता है वो 10 के पावर माइनस में 10 मीटर के रेंज में होता है। तो इसको हम दिखा रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो अटैच है कुछ इस तरह से। अब ये स्प्रिंग बीच में है नहीं, हम स्प्रिंग डाल करके तुमको बताना कुछ चाह रहे हैं, इसको तुम समझो। तो ये मॉलिक्यूल इससे अटैच है, ये मॉलिक्यूल इससे अटैच है, ये इससे। पूरे लेटिस के अंदर जो होते हैं मॉलिक्यूल आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच रहते हैं। अब इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम लोग स्प्रिंग से यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब देखो, इसका हम कुछ बात तुमको समझाना चाह रहे हैं कि क्या एक्चुअल वो बातें हैं, वो समझो। अब देखो, अभी मान लेते हैं कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आर नोट है। क्या है? आर नोट है। अब ये आर नोट एवरेज डिस्टेंस है। देखो, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इंटरमोलिकुलर सेपरेशन डिस्टेंस, ये क्या है? एवरेज सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल, एवरेज सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर कोई भी मटेरियल है तो मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से ही अटैच होते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है सबको देख ले कि ये भी आर नोट है, ये भी आर नोट है, ये भी आर नोट है। जो भी डिस्टेंस है वो सब आर नोट है। अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, टेम्परेचर को अभी हम लोग ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये क्या करेगा कि अब ये स्प्रिंग दिखाए हैं तो स्प्रिंग को तो हम लोग ऑसिलेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो एक स्प्रिंग है, उसको ऑसिलेट कर रहे वो, ऐसा नहीं कि ये मॉलिक्यूल आपस में रुका हुआ, ये ऑसिलेट कर रहा है। अब जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसका मतलब कुछ सेपरेशन बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर सेपरेशन बढ़ेगा फिर घटेगा। लेकिन इसका एवरेज जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग आर नॉट कंसिडर किए हैं। और इसका जो ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमोलिकुलर का, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जिसको हम लोग आर नॉट माने हैं, उसको ग्राफ देखो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे हम लोग इंटरमोलिकुलर सॉरी पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे और इस पर रखेंगे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो ये ग्राफ जो होता है कुछ इस तरह से होता है, सॉरी इतना भी नहीं होता है, इस तरह से होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मान लिए कि माइनस में यू नोट है। क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूल, अगर अभी देखो यहाँ से सेपरेशन दिए हैं तो ये मॉलिक्यूल का बीच का डिस्टेंस अभी फिलहाल आर नोट है। क्या है? आर नोट है। तो अब जब हम देखेंगे कि कुछ देर के बाद मान के चलो कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज किए, टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो इनके बीच का जो ऑसिलेशन होगा वो ऑसिलेशन ज़्यादा जोर से होगा। जब ऑसिलेशन ज़्यादा जोर से होगा तो इस तरह से देखते हैं कि अगर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आया तो यहाँ पे इधर से इतना दिख गया, और इसके बाद जो हुआ वो इतना फैला। इसको हम R1 माने और इसको माने R2। क्या हुआ? इसको R1 मान लिया और इसको R2 माने। तो अब इन दोनों का एवरेज जो है इस पॉइंट पे ना आकर के इस पॉइंट पर आएगा। क्या होगा? इस पॉइंट पे ना आकर के इस पॉइंट पे। अब ये डिस्टेंस जो एवरेज हो गया वो आर हो गया। अब आर देखो, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या हुआ, क्योंकि देखो ऑसिलेशन हुआ तो कुछ कंप्रेशन भी हुआ कुछ एक्सटेंशन भी हुआ, कुछ कंप्रेशन हुआ कुछ एक्सपेंशन हुआ। तो एक्सपेंशन ज्यादा हुआ, कंप्रेशन कम हुआ, जिनके वजह से क्या हुआ कि एवरेज इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे लिख रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एवरेज
इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस विल इंक्रीज, विल इंक्रीज। इस तरह से हम लोग देखें, इसके पीछे का रीजन यही है कि ग्राफ जो हमारा है वो सिमेट्रिक दोनों तरफ नहीं है, इस तरफ कम है और इस तरफ जो होते हैं कुछ ज्यादा ही भागता है। तो सेपरेशन के जब देखें इसके अंदर एवरेज जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग सेपरेशन बोलते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर बीच का सेपरेशन जो हुआ एवरेज डिस्टेंस हुआ। लेकिन ऑसिलेशन जब टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इसका मान के पोटेंशियल यहाँ पे आया, तो कंप्रेशन तो कम हुआ लेकिन एक्सपेंशन ज्यादा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग एवरेज डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया। और यही रीजन है कि कोई मॉलिक्यूल को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद वो मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर जाता है। एक्सपेंड करने का अब रीजन क्या है, उसके पीछे का साइंस जो था वो इस तरह से था। तो अब जो हम लोग बात करेंगे, अब इस बात पे जो इतना बात को हम समझे इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन से पहले हम तुमको एक दो कंसेप्ट समझा देते हैं। एक मिनट, सॉरी, हाँ चलो समझो बात इसको। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका साइज जो होते हैं सिर्फ इंक्रीज करता है, उसका शेप नहीं इंक्रीज करता है। तो उस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रुको एक मिनट, थोड़ा पेन को चेंज करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, रिमेन सेम, ओनली साइज विल इंक्रीज, थोड़ा पतला हो रहा है, ओनली साइज विल इंक्रीज, सिर्फ उसका साइज बढ़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लो कि हमारे पास कोई लेटर पी है, मान लिया कि हमारे पास कोई लेटर पी है, ये पी है। अब टेम्परेचर इसका इंक्रीज किए, क्या किए, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज करेंगे तो इसका साइज से बढ़ जाएगा लेकिन शेप क्या रहेगा, पी का पी ही रहेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। इसका एग्जांपल तुमको समझाते हैं, देखो फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट हुआ है। जैसे मान करके चलो कि कभी तुम घूमने के लिए गया पार्क वार्क में या किसी अच्छी जगह पे जहाँ का लोकेशन बहुत मस्त है, और तुम्हारे पास तो मोबाइल आज के ज़माने में सबके पास रहता है, तुम्हारे पास भी मोबाइल है, तो उस मोबाइल से क्या किया कि एक फ़ोटो तुम क्लिक कर लिया, तो उस फोटो को क्लिक किया, बहुत अच्छा आ गया। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि इस फोटो का फ्रेम निकलवा करके हम अपने घर में रखें। तो अब जब तुम फोटो का फ्रेम निकलवाओगे, उसके निकलवाओगे, तो जो तुम्हारे मोबाइल के अंदर का जो शेप है, उसका जो साइज है वो छोटा है, मतलब उसका साइज जो है वो छोटा है। लेकिन जब उसको जूम करोगे तो क्या तुम्हारा शक्ल बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, सिर्फ उसका साइज बढ़ा है। साइज बढ़ने का मकसद ये नहीं कि जो पहले ओरिजिनल मटेरियल था, जैसे कि तुम्हारा फोटो अब भी वही है, साइज को तुम इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, कुछ भी करो, वो तुम्हारा सेम रहेगा। तो वही है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो किसी ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट होता है, उसका जो है सो शेप, सॉरी साइज चेंज नहीं होता है, इसका साइज विल इंक्रीज, साइज ओनली इंक्रीज। सिर्फ हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि सिर्फ साइज बढ़ता है, उसका शेप जो होता है, ज्योमेट्री जो होती है वो सेम रहता है, शेप एंड जियोमेट्री विल रिमेन सेम, मतलब सीधा रखो, रिमेन सेम। क्लियर है। हम देखो इन सारी बातों का बस एक बात हम बोलना चाहते हैं कंक्लूजन के लिए कि तुमको ये कंसेप्ट क्वेश्चन करने में बहुत मदद करेगी। कि ऐसे समझो कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो कोई पेयर ऑफ पॉइंट लो, कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का अगर पेयर ऑफ पॉइंट लोगे तो उस पेयर ऑफ पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है।
अगर तुम समझो कि पूरे साइज किसी ऑब्जेक्ट का पूरी तरह से जो है सो उसका साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम बस ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा इस तरह से ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस पे हम ले लिए एक लाइन, फिर 2 पॉइंट ले लिए, ये 2 पॉइंट लिए, इनको मिला दिए, ये .1 और ये .2 जो है, अब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज किए तो अब ये जो दो पेयर ऑफ पॉइंट है, ये जो पेयर ऑफ पॉइंट है उनका डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट इंक्रीज, बस ये बताना चाहते हैं। ठीक है, इसका साइज तो बढ़ रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, पूरी तरह से ये ऑब्जेक्ट था, ये अपना कैसा था, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मान करके चलो कि हम इस 2 पॉइंट को जो कंसिडर किए .1 और .2, ये पेयर ऑफ पॉइंट है, अब ये पेयर ऑफ पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। अब किसी भी क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, अगर हमको कोई भी हिंट दिया हुआ है कि इसका साइज बढ़ेगा या घटेगा तो हम 2 ही पॉइंट को कंसीडर करेंगे और उस 2 पॉइंट को देखेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका साइज इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर घट रहा है तो वो कॉन्टेक्ट का साइज घटेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसी बात को, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एनी, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टेम्परेचर, डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ पॉइंट विल इंक्रीज। चलो हो गया, बहुत सारा बात हम लोग थ्योरेटिकल कर ली है, अब कुछ इस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखो अभी जो हम ये लाइन लिखाए हैं, ये लास्ट का जो लाइन लिखाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तुम VVI कर सकते हो, क्या बोलते हैं VVI, 10th क्लास में तुम लोग दिखाया है क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस अच्छे होते थे उसके सामने VVI हम लोग लगा देते थे। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो दिए हैं उसको डील करने वाले हैं। तो आगे बढ़े, बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। चलो तो अब देखो ये क्वेश्चन लिए हैं और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विच क्वांटिटी विल इंक्रीज। तो यहाँ पे कुछ टर्म दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो बोल रहा है कि इसका रेडियस, सबसे पहले क्या हुआ है कि ए में है रेडियस, अरे सॉरी ये क्या हो रहा है जी, तो थोड़ा कम करो। चलो तो अब इसका रेडियस जनरली देखो तो रेडियस क्या, ये सेंटर है और ये पॉइंट है, तो 2 पॉइंट को हम लोग देखेंगे और जो कंसेप्ट पर है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो पेयर ऑफ पॉइंट होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता है। लेकिन ये जो हमारा मेटेलिक वायर है, मतलब मेटेलिक समझो कि एक तरफ का शेप ही है, ये जो ए से लेकर के बी तक है, डी होता हुआ, कंप्लीट सर्किल तो नहीं है लेकिन सर्किल में कुछ वैकेंट पार्ट है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पूरा इसका साइज इंक्रीज होगा, लेकिन साइज जब इंक्रीज होगा तो ये पॉइंट को देखो और इसके अपोजिट पॉइंट को देखो तो ये दोनों पॉइंट आपस में दूर जाना चाहेगा, लेकिन सेंट्रल पॉइंट तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये पॉइंट सेम रहा और ये पॉइंट मान के चलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया, आगे तक आ गया है, तो रेडियस क्या हुआ, इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद रेडियस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्लियर है। उसके बाद देखो एडी, तो एडी कहाँ है, तो ये भी देखो कि इसके बीच भी 2 पॉइंट है, देखो तो ये 2 पॉइंट है, किसी पेयर ऑफ पॉइंट है, किसी ऑब्जेक्ट पे है, तो ये भी इंक्रीज करेगा, तो एडी भी इंक्रीज करेगा। उसके बाद है बीडी, तो बीडी भी देखो यहाँ से एक मिलाओ, ये भी 2 पेयर ऑफ पॉइंट है तो ये भी इंक्रीज। लेकिन सवाल जब आती है एबी के पास तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। कन्फ्यूजन क्रिएट ये होती है कि ये अगर इंक्रीज हुआ तो क्या ये दोनों डिस्टेंस घट गया है या बढ़ गया है। लेकिन मैक्सिमम चांस तुम लोगों का दिमाग में ऐसा ही चलता है कि सर ए और बी जो है वो अगर ये इंक्रीज हुआ है तो ये आपस में
कम डिस्टेंस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट जो अपना है कि पेयर ऑफ पॉइंट जितना अगर इंक्रीज हुआ तो ये दोनों दूर ही जाएगा, क्योंकि अभी भी देखो ये दो पेयर ऑफ पॉइंट ही है। अगर दो पेयर ऑफ पॉइंट है तो उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा ही करेगा। क्लियर है बात। अगर हम ये पॉइंट तुमको नहीं बताते, इसका साइज बढ़ा करके तुम रेडियस में कहता कि इंक्रीज कर गया, एडी बढ़ गया, ए बी बीडी बढ़ गया, लेकिन ए बी पे जाकर के कन्फ्यूजन होते, जैसा कि हम लोगों को हुआ था बचपन में, जिस समय हम पढ़ रहे थे तो उस समय इस टाइप का कन्फ्यूजन रहती थी। लेकिन अभी जो हम तुमको ये वाला लाइन बताए हैं, कौन सा, ये वाला लाइन, ये लाइन से सारा बात क्लियर हो जाएगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ पॉइंट विल इंक्रीज। कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट को देखेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज ही होगा। अब इसके बाद जो भी तुमको क्वेश्चन, जैसे कि आप देखो ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए कि ए बी का भी साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये जो एरो दिखाते हैं वो इंक्रीज क्या होता है, और ये वाला एरो डिक्रीज का। मस्त सर, बहुत बढ़िया बात है, इसको समझा दिए, कुछ नहीं है ये मजाक था वैसे। चलो इतना छोटी बातों को लेकर के कोई बड़ा मुद्दा नहीं खड़ा करना है। अब चलो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्लेट है, समझो एक प्लेट है, बीच में सर्कुलर एरिया ऐसा है जो वेकेंट है, और जो प्लेट का लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है L, और जो विड्थ है वो उसको दिया हुआ है W। और जो ये तुम देख रहे हो कि सर्कुलर प्लेट के अंदर से सर्कुलर रीजन गायब है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस देखो, ये प्लेट का एंड पॉइंट से लेकर के उस रीजन जहाँ पे उसका वैकेंट स्पेस है वहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है A। तो अब इसमें पूछ रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विच क्वांटिटी विल इंक्रीज, कौन सा क्वांटिटी इंक्रीज करेगा। जैसे कि ये लेंथ हुआ L, L इंक्रीज करेगा, तो कॉमन सेंस की बात है, हम लोग पहले बोले थे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लेंथ भी इंक्रीज करता है, विड्थ भी करता है, और हाइट भी करता है। तो इसमें तो कुछ कॉमन सेंस लगाना नहीं है, सीधा बोलो लेंथ इंक्रीज, विड्थ इंक्रीज। और रेडियस देखें तो अभी वही कंसेप्ट जो कुछ देर पहले ही हम लोग बोले थे कि रेडियस भी इनका इंक्रीज करेगा ही करेगा, रेडियस भी इंक्रीज करेगा। और ये ए है तो ये भी देखो सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट, ये भी इंक्रीज करेगा ही करेगा, तो इसका ए भी इंक्रीज कर गया। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी देख लिए, बहुत काफी आसान क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अरे ये तो कर लिए थे ना हम लोग, क्या हो रहा है ये, हाँ अब ये क्वेश्चन। तो अब देखो, अब कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन तुमको हो सकती है, कहाँ पे, डी में, ये कंफ्यूजन डी में क्रिएट हो सकती है, बात बाकी तुम कर ही लोगे। जैसे कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विच क्वांटिटी विल इंक्रीज, तो R1 इंक्रीज करेगा, इसको हम लोग बात कर लिए हैं, R1 इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही है। R2 इंक्रीज करेगा तो R2 भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसके बीच का भी देखो ये भी दो पेयर ऑफ पॉइंट ही है, दो पेयर ऑफ पॉइंट है, तो ये भी इंक्रीज करेगा ही करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। देखो R1 इंक्रीज किया है, R2 इंक्रीज किया है, तो R1 प्लस R2 भी तो इंक्रीज करेगा। अब कंफ्यूजन आ रहे हैं कि R2 माइनस R1 इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका जवाब देने जा रहे हैं। देखो देखो R1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R2 है, R1 कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का है। तो वैसे अगर हम देखें ध्यान से, तो एक सवाल तो ये भी देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तुम्हारा है R2 माइनस R1, क्या है, R2 माइनस R1। अब इसको देखो, ये भी दो पेयर ऑफ पॉइंट के बीच का सेपरेशन है, तो ये भी इंक्रीज करेगा। एक रीजन तो ये बता दिए, एक रीजन तो ये हुआ कि ये अपना क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज करेगा, R2 माइनस R1 इंक्रीज करेगा। लेकिन हम कुछ देर बाद पढ़ेंगे कि जो चेंज इन लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करता है। जिसका रेडियस जितना ज्यादा, जिसका लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो इंक्रीज करेगा। इसके पीछे का हम लॉजिक भी बताएंगे। तो इसका एक रीजन ये भी है, इसके अंदर जो चेंज आया DR2, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि R2 अपना ग्रेटर देन R1 है, तो उसी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग देखो कि जो डेल्टा L है वो डायरेक्ट इक्वल टू L है। तो इसका मतलब है कि जो DR होगा वो R2 है, तो वो ज्यादा होगा किससे, चेंज इन DR1। तो DR2 मतलब जो इसमें छोटा सा चेंज को हम लोग डी भी दिखाते हैं, और थोड़ा बड़ा चेंज को हम लोग डेल्टा दिखाते हैं। तो ये बात नया नहीं है, इसको तुम समझता होगा। तो इसके अंदर जो चेंज आया ज्यादा आया, और इसके अंदर जो चेंज आया है कम, कब, जब दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तब। तो इस तरह से हम दो रीजन बताए कि ये जो क्वांटिटी है वो कैसे सही है। तो यहाँ पे सारा टर्म जो है वो इंक्रीज ही कर रहा है। क्लियर है।
तो अब चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है जी। लगता है बोर्ड हैंग कर रहा है, क्या हो रहा है जी। अबे आजा। आ गया। चलो, अब है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है इसको पहले समझते हैं। तो कह रहा चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी भी लेंथ का, देखो जनरली अगर हम लोग सरफेस एरिया लेंगे तो वहाँ पे लेंथ और ब्रेथ होगा। अगर कोई मान के चलो कि एक रॉड है, सिंपल रॉड है, इसका लेंथ है। अब टेम्परेचर को जैसे कि इंक्रीज किए, क्या किए, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यही कह रहा कि चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। इसी को हम लोग लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। तो अब जैसे कि मान लो कि इसके पीछे का थोड़ा रीजन समझते हैं कि अभी हम लोग बोले ना कि जो चेंज इन लेंथ जो होगा वो तो ट्रांसफर टू टेम्परेचर होगा ही, चेंज इन टेम्परेचर होगा। लेकिन साथ साथ हम ये भी बोल रहे हैं कि चेंज इन लेंथ जो होगा वो डेल्टा जो एल होगा वो डायरेक्ट टू लेंथ पे भी होगा। इस बात को समझते हैं। जैसे कि मान करके चलो कि अपने पास दो पॉइंट है, क्लियर है, दो पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस अभी आर है। अब इसका टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर को किए इंक्रीज, टेम्परेचर को इंक्रीज किए। तो अब ये मॉलिक्यूल जो इंक्रीज हुआ है वो आर प्लस डेल्टा आर डिस्टेंस हो गया। क्या हुआ, डेल्टा आर डिस्टेंस हो गया। मान ले कि यहाँ पे दो पॉइंट है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं, तो दो एटम के बीच का डिस्टेंस जो हो आर हो गया, एटम हो मॉलिक्यूल्स हो। तो यहाँ पे एक लेंथ लेते हैं, जैसे कि मान ले कि इसके अंदर एन नंबर ऑफ एटम्स है। क्या है, एन नंबर ऑफ एटम्स है। ध्यान समझो, क्या है, एन नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज किए, तो जैसे कि अगर एक था तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होगा एन प्लस डेल्टा आर, है ना। देखो दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन अगर एन था तो इसी तरह से अगर हम बढ़ाते जाएंगे, तीन मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल, पांच मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि एन नंबर, एन प्लस वन एटम होगा तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एन होगा। तो वैसे हम लोग एक दो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होता है ना, जैसे 1 लाख 2 लाख होता है, तो वहाँ पे एक दो को हम लोग देखते नहीं है। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे कि आप देखो इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ, इसमें इंक्रीमेंट हुआ, इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ, टोटल नंबर ऑफ सेपरेशन कितना था, तो एन था। तो टोटल जो आ गया वो एन आर लेंथ था, उसके अंदर एन डेल्टा आर का इंक्रीमेंट हुआ है, एन डेल्टा आर का इंक्रीमेंट हुआ है। अब ले लेते हैं कि हमारे पास फिर दूसरा कोई लेंथ है जिसका 2l लेंथ है। क्या है, इसको लेंथ लिए थे हम लोग l, मान लो कि इसका लेंथ ले लिए l जो एन आर के बराबर था। अब ये l 2l कितना हो जाएगा, 2nr के बराबर हो जाएगा। अब इसके अंदर जो मोलिक्यूल्स होगा उसके अंदर मोलिक्यूल होगा 2n एटम मान लो या मोलिक्यूल्स मान लो, 2n एटम्स ही मान लिए हैं। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो कि जैसे कि अब ले लिए इस तरह से, तो अब जो इसका लेंथ हुआ वो कितना हो जाएगा। अगर इनका सेपरेशन देखें तो सेपरेशन तो इसका आर प्लस डेल्टा आर ही हुआ। क्या हुआ, आर प्लस डेल्टा आर ही हुआ। लेकिन इसके अंदर कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो वो मॉलिक्यूल्स है 2n। तो ये क्या हो गया, 2nr, जो कि एक्चुअल लेंथ था। अब प्लस में इंक्रीज कितना हुआ, 2n डेल्टा आर। कहने का मतलब जितना ज्यादा लेंथ लेंगे, इसमें कितना का इंक्रीमेंट हुआ था, nr का, इसमें कितना हो गया, 2nr का। इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ 2nr का। तो बस यही बताना चाहते हैं जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा उसका इंक्रीमेंट होगा। तो अब हम समझ गए, इस बात को अब हटाओ, इस बात को हटाओ, इस बात को हटाते हैं। इसके पीछे का रीजन रीजन समझ गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो अब यहां से हमको कंक्लूजन निकला कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, टी फोर, जैसे कि टेम्परेचर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लेंथ करता है इंक्रीज। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लेंथ है जो एल लेंथ का है और उसका टेम्परेचर कितना है, फिलहाल टी है। क्या है, टी है। और कुछ देर बाद जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ा करके क्या कर दिए,
टी प्लस डेल्टा टी कर दिए। क्या कर दिए? टी प्लस डेल्टा टी कर दिए। तो इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ एल होगा प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। ये लेंथ इंक्रीमेंट हुआ किसकी वजह से? डेल्टा टी की वजह से। तो अभी हम लोग बात किए कि डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, और साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे होता है। दो बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर में चेंज करेंगे तब भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज करेंगे उतना ही लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, मतलब उसका इंक्रीमेंट आया, चेंज आया। और जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा चेंज आएगा। तो अब इन दोनों को मिला करके जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा एल को, तो डेल्टा एल जो होता है एल अल्फा डेल्टा टी। अब यही फॉर्मूला है लीनियर एक्सपेंशन का, ये फॉर्मूला है लीनियर एक्सपेंशन का। अब यहाँ पे जो अल्फा आया है इसको हम लोग समझते हैं, अल्फा को समझते हैं। अरे बाबा ये क्या हो गया? ये अल्फा क्या है? तो अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ एक्सपेंशन लिख दे, चलो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो गया अल्फा। अब ये अल्फा क्या होगा कि सब मटेरियल के सेम ही होगा, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो क्या सब मटेरियल के लिए सेम हो सकता है? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल का नेचर कैसा है। तो जो अल्फा डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। लगता है मेरा बचपन की आदत नहीं जाएगी थोड़ा घुसे रहने के नीचे। ये तो ये हो गया नेचर ऑफ मटेरियल पे, अगर कोई अलग अलग मटेरियल है तो उसके लिए अल्फा जो है वो चेंज होता जाएगा। अब इसका एसआई यूनिट निकाल लो। अगर एसआई यूनिट निकालना चाहें तो इसको डिवाइड करो, इसको हम लोग अल्फा के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल डेल्टा टी। तो देखो डेल्टा एल और एल जो है वो सेम लेंथ का है यूनिट, तो कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1/t। तो 1/t जो है 1/t, इसका एसआई यूनिट यहाँ से बता देंगे। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी हो सकता है और केल्विन इनवर्स, क्योंकि टेम्परेचर है, टेम्परेचर का हम लोग दोनों यूनिट यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस भी और केल्विन भी। और डायमेंशन इसका देख लो। अरे क्या बकवास किए जा रहे हैं छोटी मोटी बातों को लेकर के, कोई दिक्कत नहीं बच्चे लोग, ये टर्म सब भी जरूरी है। तो डायमेंशन टेम्परेचर क्या हम लोग लिखते हैं? के का पावर -1 हो जाए। इस तरह से हम लोग कुछ बातें कर लिए हैं। तो अब जो अपने को निकला है डेल्टा एल, वो डेल्टा एल कितना निकला है? इतना। अब इसका फाइनल लेंथ हमको लिखना पड़ जाए तो क्या लिख दोगे? एल फाइनल, सॉरी एल फाइनल कितना हो जाएगा? तो ये लिखे एल प्लस डेल्टा एल लिखे थे, देखो। तो एल तो रहने दो, डेल्टा एल को हम लोग क्या लिखे हैं? एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से एल कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा? 1 + अल्फा डेल्टा। तो फाइनल लेंथ यही होगा, एल फाइनल, एल एम फॉर फाइनल लेंथ। क्लियर है? तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है इसको हम लोग समझ लिए, क्योंकि यही कोफिशिएंट वो बताता है कि कौन सा मटेरियल के लिए कितना एक्सपेंड करेगा या कितना कम एक्सपेंड करेगा, वो अल्फा पे ही डिपेंड करेगा। क्योंकि चेंज अगर मान के दो मटेरियल लिए हैं, दोनों का लेंथ 10 मीटर है और टेम्परेचर चेंज किए मान के 50 डिग्री सेल्सियस चेंज की है, तो अब अल्फा का वैल्यू ही डिसाइड करेगा कि किसका वैल्यू डेल्टा एल ज़्यादा होगा या डेल्टा एल कम होगा। क्लियर है? तो इसके बाद कुछ टर्म आती है, जैसे कि अगर हम बात कर लें, अरे क्या हो जाता है जी, चलो ये पेज ले लिए, ये पेज इसको हटाओ क्योंकि ये जगह छेकता है। हम्म,
तो अभी हमको जो मिला डेल्टा एल का वैल्यू, डेल्टा एल का वैल्यू क्या मिला, एल अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे सब टर्म को हम लोग जानते हैं एक एक करके, फिर से लिख देते हैं। ये जो डेल्टा एल है क्या, चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ है। और यहाँ पे एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ है, ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। अल्फा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ज़्यादा भाग रहा था इसलिए इसको। और उसके बाद जो डेल्टा टी है वो क्या है अपना, चेंज इन टेम्परेचर। इसको चाहे डिग्री सेल्सियस में रखो चाहे केल्विन में रखो, दोनों में जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो सेम ही होता है, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है? चलो हो गया। देखो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ देखते हैं हम, एक टर्म आता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे रेड कलर चलेगा, ठीक ठाक दिख रहा होगा। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, जनरली हम लोग समझते हैं कि ये देखो अगर कंप्लीट एक में कितना चेंज हुआ। क्लियर है? जैसे कि मान करके चलो कि एल है, एल लेंथ में चेंज आया है डेल्टा एल, तो 1 में डेल्टा एल बाय एल चेंज आया है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज कैसे होगा, तो डेल्टा एल बाय एल कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ से डेल्टा एल बाय एल लिखना चाहेंगे, डेल्टा एल बाय एल, तो इस एल को डिवाइड कर दे तो बचा कितना, अल्फा डेल्टा टी बचा, अल्फा डेल्टा टी आया, ये आया अल्फा डेल्टा टी। अगर परसेंटेज चेंज लिखें, क्या लिखें हम लोग, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज में क्या करते हैं, फ्रैक्शनल चेंज में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। इसका मतलब हो गया अल्फा डेल्टा टी जो आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई, ये परसेंटेज चेंज आ गया। तो दोनों चीज हम देख लिए, फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, एक यूनिट के अंदर जो चेंज आता है उसको हम लोग फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं, तो वो भी कैलकुलेट कर लिए। और परसेंटेज चेंज क्या हुआ, 100 के अंदर कितना चेंज आया उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। तो ये जो अभी फॉर्मूला पढ़े हैं इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। अरे क्वेश्चन किधर गया वो बोला, ये क्वेश्चन, अरे लगता है बोर्ड हैंग कर रहा है का, हाँ ये है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या किया है कि एक रॉड है जिसका लेंथ दिया हुआ है एल और कितना है 3 मीटर है, और अल्फा भी दिया हुआ है। टेम्परेचर को कितना चेंज किया गया है, 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 20 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। अब दो चीज पूछा है कि फाइंड चेंज इन लेंथ, तो यहाँ से पूछा है चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े हैं, एल अल्फा डेल्टा टी। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू को फटाफट हम लोग पुट कर देंगे। तो चलो वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। तो एल का वैल्यू कितना है 3, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ 4 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो ये पर डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों का टेम्परेचर का जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा। तो 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू क्या फॉर्मूला, एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब 20, इसको हम लोग रखें यहाँ पे। तो अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो देखो कितना हो गया यार, 24 इंटू 10⁻⁻3। इसका मतलब है कि इसको 2.4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर
अब जब डेल्टा एल को अगर हम देखेंगे तो ये डेल्टा एल जो आया है इसको मीटर को कन्वर्ट कर दो तो 2.4 mm भी कह सकते हैं मिलीमीटर में। तो कितना चेंज है, बहुत कम चेंज आया है। कितना चेंज आया है, बहुत ही छोटा चेंज आया है। ये डेल्टा एल का वैल्यू कितना आया, 2.4 मिलीमीटर आया। 3 मीटर के अंदर 2.4 मिलीमीटर देखोगे ना तो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल ही होता है, लेकिन चेंज तो आया ना। जो चेंज आया है उसको हम लोग देख लिए। तो फाइनल लेंथ पूछ रहा है, तो ये पूछा क्या, एल फाइनल। तो फाइनल लेंथ हम बोले थे कि एल में डेल्टा एल ऐड कर दो। तो एल कितना था, 3 मीटर। अब प्लस में इसको ऐड करो, 3 × 10⁻⁻2 मीटर। तो मीटर में रख दिए। फाइनल लेंथ हो गया। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पूछ रहा है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ हम लोग देखे थे डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। इसको चाहो तो अल्फा डेल्टा टी से भी काम कर सकते हो, लेकिन हम लोग डेल्टा एल निकाल चुके थे। कितना निकाले हैं, इतना निकाले 2.34। तो चलो इस तरफ से निकाले चाहे उस तरफ से निकाले, बात एक ही होने वाला है। तो इस तरफ से निकालते हैं, तो चलो अल्फा वैल्यू पुट करो, 4 × 10⁻⁻4 × 20 कितना हो जाएगा, 8 × 10⁻⁻3 मीटर। मीटर क्या है, फ्रैक्शनल चेंज जो होता है वो सिर्फ चेंज है, इसके अंदर कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि लेंथ का यूनिट और अल्फा का, डेल्टा एल ऊपर है नीचे एल है, तो दोनों का यूनिट मीटर मीटर कैंसिल हो गया। तो इतना आया क्या, फ्रैक्शनल चेंज। ये आया है फ्रैक्शनल चेंज। अगर परसेंटेज चेंज पूछे तो परसेंटेज चेंज भी पूछा है, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज चेंज जो आएगा डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, इसमें जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 10⁻⁻1 मतलब 0.8% आ गया। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है और थर्मल एक्सपेंशन का पूरा डिटेल उसका क्या कंसेप्ट होता है, सब कुछ को हम लोग देख लिए, समझ लिए। और आज का क्लास को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, क्योंकि लेक्चर का लेंथ ठीक ठाक हम रखेंगे 1 घंटे का ही हो, क्योंकि जैसे कि ऑफलाइन क्लास पर हम देखोगे तो लगभग 1.25 घंटे का क्लास होता है, ताकि तुम ज़्यादा बोर ना हो सको। तो अभी जो हम लोग देखिए थर्मल एक्सपेंशन का शुरुआत तो कर दिए थे, लीनियर एक्सपेंशन हम लोग देख लिए हैं। अब लीनियर एक्सपेंशन पे कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर मान करके चलो कि अगर कोई पेंडुलम है, तो पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है उसका टाइम पीरियड कुछ ना कुछ है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट आने वाला है, ये सारी बातें, इस तरह के बहुत सारी चीज़ होती है। मीटर स्केल भी चेंज होता है, तो उसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के तुम लोग पढ़ाई करते रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।